Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today is the lecture number 2 of fatty acid catabolism, and in this lecture I'll discuss 3 major points. First one is the sources of fatty acids, means what are the sources of fatty acids in living organisms by which the cells obtain fatty acids, and second one is the routes by which fatty acids travel to the site of their oxidation, means वो कौन सा रूट है जिसके थ्रू फैटी एसिड्स ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू द साइट ऑफ देयर ऑक्सीडेशन. And third one is the activation of fatty acids, and fatty acid oxidation के लिए this is the most important step, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स है. एंड फैटी एसिड्स का जो एक्टिवेशन होता है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज कार्निटिन शटल. So let's first discuss the sources of fatty acids. So living organisms में fatty acids की sources की अगर बात करें तो living organisms में total 3 sources होते हैं, और वो 3 sources क्या होते हैं? First one is from diet, and second one is from storage lipid, and third one is from fatty acid synthesis. क्या है? Fatty acid synthesis. So these 3 are the sources of fatty acids by which living organisms obtain fats. But सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये तीनों सोर्स को यूज नहीं करते हैं. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तीनों सोर्स को यूज करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ 2 सोर्स को यूज करते हैं, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ 1 सोर्स को ही यूज करते हैं. अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के केस में सेल्स तीनों सोर्स से फैटी एसिड ऑब्टेन करते हैं, और वो तीनों सोर्स क्या है? फर्स्ट वन इज फ्रॉम डाइट, and second one is from storage lipid, and third one is from fatty acid synthesis. Storage lipid की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के सेल्स में जो लिपिड स्टोर्ड होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या है? वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स नोन एज एडिपोसाइट्स, और ये एडिपोसाइट्स हैं जिनके साइटोसोल में फैट स्टोर्ड होते हैं, और वो जो फैट स्टोर्ड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं. वर्टिब्रेट्स के केस में फैटी एसिड सिंथेसिस भी होती है. वर्टिब्रेट्स फैटी एसिड को सिंथेसाइज भी करते हैं, और फैटी एसिड की सिंथेसिस किस ऑर्गन में होती है? फैटी एसिड्स की सिंथेसिस लीवर में होती है, और लीवर से वो अदर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं. क्या होते हैं? लीवर से अदर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं. हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड माइग्रेटिंग बर्ड्स की अगर बात करें, हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड माइग्रेटिंग बर्ड्स की अगर बात करें तो इनका जो सोल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज स्टोर्ड फैट, और स्टोर्ड फैट किस फॉर्म में होता है? स्टोर्ड फैट जो होते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं. अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट की सेल्स किस सोर्स के थ्रू फैटी एसिड ऑब्टेन करते हैं? प्रोटिस्ट की 2 सोर्सेस हैं. फर्स्ट वन इज बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स लोअर इन फूड चेन. प्रोटिस्ट के फूड चेन के लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको कंज्यूम करके वो फैट ऑब्टेन करते हैं, मीन्स बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स लोअर इन देयर फूड चेन. इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो स्टोर्ड लिपिड से भी फैट ऑब्टेन करते हैं, और वो स्टोर्ड लिपिड कहाँ होते हैं? और वो स्टोर्ड लिपिड होते हैं साइटोसोल में. किस फॉर्म में होते हैं? वो लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट अगर हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स फैट पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मीन्स डू नॉट डिपेंड ऑन फैट. हायर प्लांट्स एनर्जी के लिए फैट पे डिपेंड नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स में यूज होता है.
लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हायर प्लांट्स फैट को यूज करते हैं एनर्जी के लिए ड्यूरिंग वन स्टेज, और वो स्टेज कौन सा है? वो स्टेज है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हायर प्लांट्स फैट्स को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स नहीं डेवलप करते हैं। इसीलिए सीड जर्मिनेशन के टाइम में जो सीड्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स स्टोर्ड होते हैं, उस लिपिड ड्रॉपलेट्स को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द सोर्सेस ऑफ फैटी एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय विच सेल्स ऑब्टेन फैटी एसिड्स। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग ऑफ डाइटरी लिपिड्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की डाइट में जो लिपिड होती है उनकी प्रोसेस कैसे होती है? सो प्रोसेसिंग देखने से पहले वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो मोस्ट एबंडेंट लिपिड होता है वर्टिब्रेट्स के डाइट में वो क्या होता है? और मोस्ट एबंडेंट लिपिड क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट लिपिड होते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का दो निक नेम है, फर्स्ट वन इज द ट्राइग्लिसराइड्स एंड सेकेंड वन इज द न्यूट्रल फैट। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसिड साइड चेन्स। क्या होते हैं? फैटी एसिड साइड चेन्स होते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसिड साइड चेन्स। सो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वर्टिब्रेट्स के डाइट में मोस्ट अबंडेंट लिपिड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के अलावा अदर लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो अदर लिपिड्स क्या होते हैं? वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल एंड कोलेस्टेरॉल एस्टर। बट ये जो लिपिड होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलेस्टेरॉल जो है इसमें फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इसमें फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं स्टेरॉल। बट कोलेस्टेरॉल को हम डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से फैट कंसिडर करते हैं, और उसका तीन रीजन है। फर्स्ट वन इज द कोलेस्टेरॉल का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो फैट से सिमिलर है। सेकेंड वन इज द कोलेस्टेरॉल जो डिराइव करता है वो फैट से डिराइव करता है, एंड थर्ड वन इज द कोलेस्टेरॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिमिलर होता है फैट से। सो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस कोलेस्टेरॉल इज कंसिडर्ड एज फैट फ्रॉम डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू। डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोलेस्ट्रॉल को फैट कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो डाइटरी फैट होते हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है? डाइट्स पहले माउथ में आते हैं, और माउथ में फैट की डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। माउथ के बाद ईसोफेगस में आते हैं, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में आते हैं, एंड स्टोमक में भी कोई एंजाइम नहीं होता है फैट की डाइजेशन के लिए। स्टोमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। किस में आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होता है, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं, और उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को बोलते हैं पैंक्रिएटिक लाइपेज। क्या बोलते हैं? पैंक्रिएटिक लाइपेज। सो जितने भी फैट्स होते हैं वो सबका सबका डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है पैंक्रिएटिक लाइपेज। क्या होता है? पैंक्रिएटिक लाइपेज। इस एंजाइम की जो सिंथेसिस होती है कहाँ होती है? पैंक्रियाज में होती है। बट पैंक्रियाज में ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फैट होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं। और इस फैट ग्लोब्यूल को एंजाइम एक्सेस नहीं कर पाता है। इसीलिए फैट की डाइजेशन में एक और एडिशनल स्टेप होता है, और इस एडिशनल स्टेप के थ्रू क्या होता है कि फैट ग्लोब्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और इस स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्मॉल स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिक्स्ड माइसेलेज। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड माइसेलेज। एंड फैट ग्लोब्यूल मिक्स्ड माइसेलेज में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। So emulsification is the process by which fat globules converted into mixed mycelage। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये इमल्सिफिकेशन करता कौन है? ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस बाइल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बाइल के थ्रू होता है। और बाइल की सिंथेसिस कहाँ होती है? बाइल की सिंथेसिस लीवर में होती है, लेकिन ये बाइल स्टोर्ड होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। जैसे ही फैटी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एक सिग्नल जनरेट होती है और वो सिग्नल गॉल ब्लैडर को जाते हैं और गॉल ब्लैडर में उस सिग्नल के थ्रू बाइल का सिक्रीशन होता है और वो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इस बाइल के थ्रू फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। बाइल की अगर कंपोनेंट की बात करें तो बाइल में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द बाइल साल्ट्स एंड सेकेंड वन इज द लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। बाइल में ये दो कंपोनेंट होते हैं विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल साल्ट्स की खास बात यह है कि इसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट होते हैं। और वैसा कंपाउंड जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट होते हैं उस कंपाउंड को एम्फीपैथिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड बाइल साल्ट्स एक्ट्स एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। क्या है? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। बाइल साल्ट्स क्या है? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है। मिक्स्ड माइसेलेज में क्या होगा फिर? मिक्स्ड माइसेलेज में होंगे बाइल साल्ट्स एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्या होगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब इस माइसेलेज को पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्सेस करेगा और जब एक्सेस करेगा तो क्या होगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इपिथेलियल सेल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इपिथेलियल सेल्स में जाएंगे और इपिथेलियल सेल्स में जाके क्या होगा? ये इपिथेलियल सेल्स में जाके ये फिर से रिकन्वर्ट हो जाएंगे और बना देंगे क्या? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जैसे ही फैटी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सिग्नल जनरेट हुआ, उस सिग्नल से गॉल ब्लैडर से बाइल साल्ट्स आए और ये बाइल साल्ट्स फैट ग्लोब्यूल को माइसेलेज में कन्वर्ट किया और ये माइसेलेज पैंक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू एक्सेस होते हैं और वो पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को डिग्रेड करता है और कन्वर्ट करता है किसमें? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब ये जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इपिथेलियल सेल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे ये फिर से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में रिकन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इपिथेलियल सेल्स में एक ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है और उस ब्यूटीफुल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। और पैकेजिंग में क्या होता है? पैकेजिंग में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ पैकेजिंग होती है। क्या होती है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ पैकेजिंग होती है और जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ तो एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन पार्टिकल। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन पार्टिकल। और ये लाइपोप्रोटीन पार्टिकल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन। इन 3 चीजों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से लाइपोप्रोटीन पार्टिकल 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द काइलोमाइक्रॉन। फर्स्ट वन क्या है? काइलोमाइक्रॉन। सेकेंड वन इज द वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या है? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, VLDL। एंड थर्ड वन इज द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। थर्ड वन क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को LDL से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज द वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फोर्थ वन क्या है, वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को सिंपली हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी लिखते हैं। वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को VHDL से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को HDL से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवरऑल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द काइलोमाइक्रोन, सेकेंड वन इज द वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, थर्ड वन इज द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड फोर्थ वन इज द वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, एंड इन चारों में डिफरेंस है सिर्फ प्रोटीन, ट्राइसाइलग्लिसरॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के कंपोजिशन का, और इनकी वजह से साइज भी वेरी करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोटीन का कंसंट्रेशन। किसका, प्रोटीन का कंसंट्रेशन। सो काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन सबसे लिस्ट होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंसंट्रेशन होता है VHDL या HDL में। अगर ट्राइसाइलग्लिसरॉल की बात करें तो ट्राइसाइलग्लिसरॉल काइलोमाइक्रोन में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। सो प्रोटीन का कंसंट्रेशन सबसे कम काइलोमाइक्रोन में होगा, और सबसे ज्यादा वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में होगा। लेकिन ट्राइसाइलग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ट्राइसाइलग्लिसरॉल का कंपोजिशन काइलोमाइक्रोन में सबसे ज्यादा होता है, एंड सबसे कम होता है वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। अगर साइज की बात करें तो साइज किस में ज्यादा होता है, साइज सबसे लार्जेस्ट होता है काइलोमाइक्रोन का, एंड इसके बाद साइज रिड्यूस होने लगता है, और सबसे छोटा साइज होता है वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। सो दिस इज द समरी ऑफ all the lipoprotein particles। अब एक एक करके लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज द काइलोमाइक्रोन। क्या है, फर्स्ट वन इज द काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन की कुछ खास बातें हैं। पहली, इट इज द लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन। सेकेंड वन, इट हैज लीस्ट डेंसिटी। जो सबसे कम डेंसिटी होती है लाइपोप्रोटीन की वो काइलोमाइक्रोन की होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे लिस्ट प्रोटीन होता है, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो काइलोमाइक्रोन की डेंसिटी सबसे लिस्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज साइट ऑफ सिंथेसिस। काइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस कहाँ होती है, काइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स में काइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस होती है, और एपिथेलियल सेल्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम से जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ये लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में जाता है सबक्लेवियन वेन के थ्रू। किसके थ्रू जाता है, सबक्लेवियन वेन के थ्रू जाता है। नेक्स्ट, काइलोमाइक्रोन की अगर एपोलाइपोप्रोटीन की अगर बात करें तो एपोलाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं ApoB48, ApoE एंड ApoC2। ApoB48 जो है ये स्पेसिफिक होता है काइलोमाइक्रोन के लिए। किसके लिए, स्पेसिफिक होता है काइलोमाइक्रोन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ApoB48 सिर्फ और सिर्फ काइलोमाइक्रोन में होंगे,
ये VLDL, LDL एंड HDL में ApoB48 नहीं होंगे। ApoE की अगर बात करें, ApoE का काम क्या है? ApoE हिपैटोसाइट्स में जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर से बाइंड करता है। क्या करता है? ApoE हिपैटोसाइट्स के रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज ApoC2। ApoC2 को क्या काम है? ApoC2 क्या करता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। किसको करता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहाँ प्रेजेंट होंगे? लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और ये प्रेजेंट होंगे कैपिलरीज में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? कैपिलरीज में। बट सारे कैपिलरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसके कैपिलरीज में प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे एडिपोज टिश्यू के कैपिलरीज में, हार्ट की कैपिलरीज में, स्केलेटल मसल की कैपिलरीज में एंड लैक्टेटिंग माइमरी टिश्यू की कैपिलरीज में। लैक्टेटिंग माइमरी टिश्यू की कैपिलरीज में किसकी कैपिलरीज में प्रेजेंट होंगे? लाइपोप्रोटीन लाइपेज किसकी कैपिलरीज में प्रेजेंट होंगे? ApoC2 उस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा जो एडिपोज टिश्यू, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड लैक्टेटिंग माइमरी टिश्यूज की कैपिलरीज में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द फिगर ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स इज ए लाइपोप्रोटीन एग्रीगेट्स और जितने भी लाइपोप्रोटीन होते हैं उनके कोर स्टेरॉल्स एंड ट्राइसाइलग्लिसरॉल से बने होते हैं और इनके सरफेस पे जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होता है। सो दीज आर द एपोलाइपोप्रोटीन्स। B48 जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन के लिए स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन है। C2 होते हैं। C2 क्या होते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। इसके अलावा C3 भी होते हैं एंड ApoE भी होते हैं। अब जब काइलोमाइक्रॉन इन टिश्यूज के कैपिलरीज में आएगा तो क्या करेगा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज से एक्सेस होगा। अब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा और ये फ्री फैटी एसिड्स इन टिश्यूज के द्वारा अपटेक होंगे और इनका दो फेट है। फर्स्ट वन इज द या तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन या फिर स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। अब इस काइलोमाइक्रॉन का ट्राइएसाइलग्लिसरॉल तो रिमूव हो गया। अब इसमें क्या बचा? कुछ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बचे, कोलेस्टेरॉल बचे, कोलेस्टेराइल ईस्टर बचे एंड एपोलाइपोप्रोटीन बचे। क्या बचे? एपोलाइपोप्रोटीन। सो वैसा काइलोमाइक्रॉन जिसमें कुछ ही ट्राइसाइलग्लिसरॉल है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेमनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन। क्या बोलते हैं? रेमनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन। और ये जो रेमनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन है ये हिपैटोसाइट्स के थ्रू अपटेक हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लीवर के थ्रू अपटेक हो जाता है। मीन्स ये काइलोमाइक्रॉन्स लीवर में जाते हैं और लीवर में हिपैटोसाइट्स होते हैं और इस हिपैटोसाइट्स पे रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर क्या करता है? ApoE से बाइंड करता है। क्या करता है? ये रिसेप्टर ApoE को रिकॉग्नाइज करता है एंड रेमनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन को अपटेक करता है थ्रू रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। और जब लीवर में काइलोमाइक्रॉन जाते हैं तो लीवर में क्या होता है? कोलेस्टेरॉल का रिलीज हो जाता है। क्या होता है? कोलेस्टेरॉल रिलीज हो जाते हैं एंड लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाते हैं। बट जो कुछ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है इनका क्या होगा? इनका दो फेट है, या तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा या तो लीवर में ये कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट काइलोमाइक्रॉन। Now coming to second type of lipoprotein and that is very low density lipoprotein। क्या? very low density lipoprotein। और very low density lipoprotein को VLDL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि very low density lipoprotein की सिंथेसिस कैसे होती है? जब हम डाइट में एक्सेस फैट या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्सेस फैट या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं
एक्सेस फैट या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट किस सेंस में बोल रहे हैं, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल से एक्सेस फैट या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो ये जो एक्सेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट है ये लीवर में जाके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट होता है, लीवर में जाके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में ही इनकी पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन से। किससे, एपोलाइपोप्रोटीन से, स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन से। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन के साथ। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज VLDL। अब ये VLDL ब्लड के थ्रू दो टिश्यूज में जाते हैं। फर्स्ट वन इज द मसल एंड सेकेंड वन इज द एडिपोज टिश्यू। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो काइलोमाइक्रोन थे उनकी सिंथेसिस कहाँ हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। VLDL की सिंथेसिस कहाँ हुई, लीवर में। सो लीवर में VLDL की सिंथेसिस हुई और ये ब्लड के थ्रू दो तरह के टिश्यू में गए। फर्स्ट वन इज द मसल, सेकेंड वन इज द एडिपोज टिश्यू। VLDL की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होगा, कोलेस्टेरॉल होगा, कोलेस्टेराइल ईस्टर्स होंगे। कोलेस्ट्रॉल के अलावा क्या होगा, कोलेस्टेराइल ईस्टर। कोलेस्टेराइल ईस्टर के अलावा एपोलाइपोप्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे, एपोलाइपोप्रोटीन्स। और एपोलाइपोप्रोटीन्स में क्या होंगे, एपोलाइपोप्रोटीन्स में ApoB100 होंगे। क्या होंगे, ApoB100, ApoC1, ApoC2, ApoC3 एंड ApoE। ApoB100 जो होता है ये किसके लिए स्पेसिफिक होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए। मीन्स ApoB100 लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए होगा, चाहे ये VLDL हो या फिर LDL हो। ApoB100 इज स्पेसिफिक फॉर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और चाहे वो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो या फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो। जो ApoB48 थे वो किसके लिए स्पेसिफिक थे, ApoB48 जो थे वो काइलोमाइक्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक थे। एंड ApoB100 किसके लिए स्पेसिफिक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए, चाहे वो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो या फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो। C2 का काम क्या है, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। किसको करता है एक्टिवेट, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जो कि कैपिलरीज में होते हैं। ApoE क्या करेगा, ApoE हिपैटोसाइट्स के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। क्या करेगा, हिपैटोसाइट्स के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये VLDL जो है मसल्स में जाएंगे या फिर एडिपोज टिश्यूज में जाएंगे। मसल्स या एडिपोज टिश्यू में जाएंगे तो उनके कैपिलरीज में क्या होंगे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा और ये फ्री फैटी एसिड्स इन टिश्यूज में अपटेक होंगे। क्या होंगे, अपटेक होंगे। अगर ये फ्री फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू में जाता है तो ये फिर से रिकन्वर्ट हो जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब ये फ्री फैटी एसिड्स मसल में जाते हैं तो यहाँ पे ये फ्री फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है एंड ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो अब ये जो VLDL है, VLDL से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, मैक्सिमम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल रिमूव हो गया। तो अब जो VLDL बचे, ये जो बचे क्या बचे, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डिप्लीटेड VLDL। क्या, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डिप्लीटेड VLDL। अब इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डिप्लीटेड VLDL को क्या करें, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेमिनेंट्स ऑफ VLDL। क्या बोलेंगे, रेमिनेंट्स ऑफ VLDL। और ये जो VLDL का रेमिनेंट्स है, ये VLDL का रेमिनेंट्स लीवर में जाता है थ्रू रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। किसके थ्रू, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के थ्रू। और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की अनलोडिंग होती है और वो लाइसोसोम में जाके डिग्रेड होते हैं। और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, इनका दो फेट है, फर्स्ट वन इज द एनर्जी, सेकेंड वन इज द कीटोन बॉडीज।
अब यहाँ पे एक और केस है, अब इस VLDL से और ट्राइसाइलग्लिसरॉल डिप्लीट होगा तो एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज LDL। So the third type of lipoprotein is low density lipoprotein. Low density lipoprotein कुछ नहीं है, it is a form of very low density lipoprotein with depleted triacyl glycerol. So low density lipoprotein को LDL से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी खास बात यह है, it is very rich in cholesterol। क्या है, इट इज वेरी रिच इन कोलेस्टेरॉल। क्यों, क्योंकि VLDL का मैक्सिमम ट्राइसाइलग्लिसरॉल रिमूव हो जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो इट इज वेरी रिच इन कोलेस्टेरॉल एज वेल एज कोलेस्टेराइल एस्टर। अगर इनकी एपोलाइपोप्रोटीन की बात करें तो इनका भी एपोलाइपोप्रोटीन का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा एज VLDL। VLDL के सेम होगा एपोलाइपोप्रोटीन का कंपोजिशन इन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, जो ApoB100 है दैट इज मेजर एपोलाइपोप्रोटीन। सो अब ये जो LDL है इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करेगा, कोलेस्टेरॉल को कैरी करता है। क्या करता है, कोलेस्टेरॉल को कैरी करता है। कहाँ करता है, क्योंकि ये लीवर में बना है तो ये कोलेस्टेरॉल कैरी करेगा एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में। किसमें, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में कैरी करेगा। सो LDL का जो मेजर फंक्शन है दैट इज टू कैरी कोलेस्टेरॉल फ्रॉम हिपैटिक टिश्यूज टू एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज है। और वो कैसे कैरी करेगा, क्योंकि LDL में ApoB100 एपोलाइपोप्रोटीन है। अब ये ApoB100 क्या करता है, जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू है, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर ApoB100 को रिकॉग्नाइज करता है एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में इंटर करते हैं। नाउ कमिंग टू फोर्थ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को HDL से डेजिग्नेट करते हैं। इसको वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की कुछ खास बातें हैं। वो क्या है, इनकी जो ओरिजिन होती है वो कहाँ होती है, या तो लीवर में होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मीन्स इनका जो प्रिकर्सर होता है वो या तो लीवर में बनता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। इनकी साइज की अगर बात करें, इट इज द स्मॉलेस्ट साइज। एंड इनकी प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट होता है। क्या होता है, VLDL में या HDL में प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल का कंपोजिशन लोएस्ट होता है। क्या होता है, लोएस्ट होता है। और इनकी जो सबसे खास बात है दैट इज रिलेटिवली लिटिल कोलेस्टेरॉल। इसमें क्या होता है, इसमें रिलेटिवली लिटिल कोलेस्टेरॉल होता है एंड कोलेस्टेराइल ईस्टर एब्सेंट होता है। क्या होता है, कोलेस्टेराइल ईस्टर एब्सेंट होता है। कोलेस्टेराइल ईस्टर एब्सेंट होता है। अगर इनके एपोलाइपोप्रोटीन की बात करें, क्या होगा, अगर इनकी एपोलाइपोप्रोटीन की बात करें तो इसमें ApoA1 होते हैं, ApoC होते हैं और ApoC1 होते हैं, ApoC2 होते हैं एंड इनके अलावा ApoA1, ApoA2 होते हैं, ApoA4 होते हैं एंड ApoC3 होते हैं, ApoD होते हैं एंड ApoE होते हैं। इनके अलावा एक और यूनिक फीचर है एंड दैट यूनिक फीचर इज इंजाइम। HDL के सरफेस पे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो इंजाइम है एलकैट। एलकैट का मतलब क्या हुआ, लेसिथिन
कोलेस्टेरॉल एसाइल ट्रांसफरेज। क्या है? लेसिथिन कोलेस्टेरॉल एसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? ये लेसिथिन एंड कोलेस्टेरॉल को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? लेसिथिन एंड कोलेस्टेरॉल को कन्वर्ट करता है किसमें? कोलेस्टेराइल ईस्टर में। और जैसे ही कोलेस्टेराइल ईस्टर बनता है, HDL प्रिकर्सर मैच्योर हो जाता है और वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है और इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को मैच्योर HDL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर HDL बोलते हैं। अब ये मैच्योर HDL लीवर में रिटर्न होता है एंड यहाँ पे क्या होता है? दो काम होता है। कुछ कोलेस्टेरॉल जो होते हैं वो क्या होता है? वाइल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कोलेस्टेरॉल वाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी जो कोलेस्टेरॉल हैं वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में डिलीवर हो जाते हैं। बाकी कोलेस्टेरॉल कहाँ चले जाते हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में डिलीवर हो जाते हैं। कुछ बाकी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में डिलीवर होते हैं और यहाँ पे जो डिलीवर होते हैं वो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के थ्रू नहीं होते हैं। मीन्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो रिमेनिंग कोलेस्टेरॉल है और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में जाते हैं वो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के थ्रू नहीं जाते हैं। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं? HDL में जो कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स हैं उनका सेल्स में ट्रांसफर होता है, पार्शियल एंड सेलेक्टिव ट्रांसफर। क्या होता है? पार्शियल एंड सेलेक्टिव ट्रांसफर होता है। क्या? and this is the important point of HDL means HDL में कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में पार्शियल एंड सेलेक्टिव ट्रांसफर के थ्रू इंटर करते हैं। So this is all about different kinds of lipoproteins after packaging of cholesterol. So जैसे ही इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स में काइलोमाइक्रोन बनते हैं, ये काइलोमाइक्रोन टिश्यूज के कैपिलरीज में जाते हैं और कौन से टिश्यूज के कैपिलरीज में जाते हैं? एडिपोज टिश्यू के कैपिलरीज में जाते हैं, हार्ट के कैपिलरीज में जाते हैं, लैक्टेटिंग मेमोरी टिश्यू में जाते हैं एंड स्केलेटल मसल में जाते हैं। और यहाँ इनके टिश्यूज के कैपिलरीज में लाइपोप्रोटीन लाइपेज होते हैं और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और ये फ्री फैटी एसिड्स इन टिश्यूज के सेल्स के द्वारा अपटेक होता है। मीन्स ये फ्री फैटी एसिड्स इन टिश्यूज के सेल्स में इंटर करते हैं और वहाँ पे अकॉर्डिंगली इनका फेट डिसाइड होता है। मीन्स या तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या तो स्टोरेज होंगे एज ए लिपिड ड्रॉपलेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ डाइटरी लिपिड्स इन वर्टिब्रेट्स। नाउ अनदर क्वेश्चन इज जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक और सोर्स से लिपिड आते हैं एंड दैट इज स्टोरेज लिपिड। सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि स्टोरेज लिपिड से जो वर्टिब्रेट्स के सेल्स होते हैं, स्टोरेज लिपिड से वर्टिब्रेट्स के जो सेल्स होते हैं वो कैसे फैटी एसिड अपटेक करते हैं। सो दिस इज द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। और वर्टिब्रेट्स में जो लिपिड स्टोर्ड होते हैं वो दो तरह के टिश्यूज में होते हैं। फर्स्ट वन इज द एडिपोज टिश्यू। फर्स्ट वन क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अलावा फैट्स कहाँ स्टोर्ड होते हैं? स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स में। कहाँ पे? स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स में। और स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स कहाँ होते हैं? स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स तीन जगह होते हैं। फर्स्ट वन इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। फर्स्ट वन क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। सेकेंड वन इज द ओवरी एंड थर्ड वन इज द टेस्टिस। सो वर्टिब्रेट्स में जो लिपिड स्टोर्ड होते हैं एडिपोज टिश्यू में होते हैं एंड सेकेंड वन इज द स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स। स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स कहाँ होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ओवरी एंड टेस्टिस। सो इन टिश्यूज में जो लिपिड स्टोर्ड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। और लिपिड ड्रॉपलेट्स में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोर एंड सेकेंड वन इज द सरफेस।
कोर जो होते हैं वो स्टेरॉल ईस्टर एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से बने होते हैं, जबकि जो सरफेस होता है ये फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। और फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर होता है, मीन्स सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से बने होते हैं। सो दिस इज द लिपिड ड्रॉपलेट। जो अंदर है ये क्या है? कोर। एंड दिस इज द फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। इस लिपिड ड्रॉपलेट की एक खास बात होती है, और वो खास बात क्या है? ये लिपिड ड्रॉपलेट पे इस लिपिड ड्रॉपलेट पे एक कोटिंग होती है, और ये कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कोटिंग किस चीज का होता है? ये कोटिंग प्रोटीन का होता है, और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन को बोलते हैं पेरीलिपिन। क्या बोलते हैं? पेरीलिपिन। और पेरीलिपिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरीलिपिन क्या करता है? पेरीलिपिन लाइपेज के एक्सेस को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? लाइपेज के एक्सेस को प्रिवेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पेरीलिपिन अनटाइमली लिपिड मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? अनटाइमली लिपिड मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस लिपिड ड्रॉपलेट से फ्री फैटी एसिड्स कैसे बनेगा? जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा, क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या होगा? इसका मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा तो हार्मोन की सिक्रीशन होगा। और कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होगा? इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। अब ये जो इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन है ये क्या करेगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू एडिपोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है, दैट इज एडेनिलाइल साइक्लेज। अब इस एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही हार्मोन एडिपोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये एक सिग्नलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, एंड दैट सिग्नलिंग प्रोसेस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एंड अल्टीमेटली ये एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और जो एक्टिवेटेड एडेनिलाइल साइक्लेज है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। अब ये साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। और साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कौन है? साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है प्रोटीन काइनेज ए। अब ये प्रोटीन काइनेज ए का दो फंक्शन है। पहला, एक तो पेरीलिपिन को फॉस्फोराइलेट करेगा, और दूसरा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को भी फॉस्फोराइलेट करता है। जैसे ही लिपिड ड्रॉपलेट के कोर पे जो पेरीलिपिन है फॉस्फोराइलेटेड होता है, पेरीलिपिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है, और इस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है, और इस स्पेस से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज लिपिड ड्रॉपलेट्स को एक्सेस करता है एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब ये फ्री फैटी एसिड्स एडिपोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा? ब्लड में। बट फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, एंड ब्लड इज हाइड्रोफिलिक। सो यहाँ पे मूवमेंट इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे इनको सहारा देने के लिए, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है, एंड दैट ट्रांसपोर्टर इज सीरम एल्ब्यूमिन। और सीरम एल्ब्यूमिन की खास बात यह है कि सीरम एल्ब्यूमिन का जो एक मोनोमर है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये 10 फ्री फैटी एसिड्स को बाइंड कर सकता है, और ये जो बाइंडिंग होती है वो नॉन कोवैलेंट होती है। मीन्स नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अपने डेस्टिनेशन पे सीरम एल्ब्यूमिन फैटी एसिड्स को रिलीज आसानी से कर सकता है। तो सीरम एल्ब्यूमिन के साथ ये फ्री फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये अपने टारगेट टिश्यूज में फैटी एसिड्स को रिलीज करते हैं, और टारगेट टिश्यूज में ट्रांसपोर्टर होते हैं। उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू फ्री फैटी एसिड्स उस सेल्स में जाते हैं, और क्योंकि सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे इस फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होगा। और फैटी एसिड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेप में होता है।
फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा और NADH FADH2 की सिंथेसिस करेगा और वहां से जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन है रेस्पिरेटरी चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पास करेगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और वाटर की सिंथेसिस करेगी। एंड ये कार्बन जो मॉलिक्यूल्स और फैटी एसिड्स का जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड द एनर्जी करेंसी इज ATP और ये ATP सेल्स एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। सो यहाँ पे जब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन होता है तो फ्री फैटी एसिड्स के अलावा एक और प्रोडक्ट बनते हैं एंड दैट प्रोडक्ट इज ग्लिसरॉल, क्योंकि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में दो कंपोनेंट होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड साइड चेन्स। सो जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ट्राईएसाइल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फ्री फैटी एसिड्स फाइनली मसल्स में जाके एनर्जी प्रोवाइड किए, तो अब ये ग्लिसरॉल का क्या होगा? ये ग्लिसरॉल भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये ग्लिसरॉल कौन से मैकेनिज्म को यूज करता है? सो ग्लिसरॉल की पहले फॉस्फोराइलेशन होती है और फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन एंजाइम है? काइनेज। किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है? ग्लिसरॉल का। सो द एंजाइम इज ग्लिसरॉल काइनेज। सो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा। अब इस एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो एंजाइम क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का। तो एंजाइम क्या होगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड इस एंजाइम के प्रेजेंस में एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा और इसलिए एंजाइम होंगे आइसोमरेज। एंड किसका हो रहा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ट्रायोज फॉस्फेट हैं, इसीलिए एंजाइम होगा ट्रायोज फॉस्फेट। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हुआ क्योंकि एल ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंड ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन all both are triose phosphates. That's why enzyme is triose phosphate isomerase. अब ये डिग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और ATP की सिंथेसिस करेगा। बट जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है इनमें दो कंपोनेंट है, फ्री फैटी एसिड साइड चेन्स एंड ग्लिसरॉल। सो एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है ग्लिसरॉल का सिर्फ और सिर्फ 5% का है, फ्री फैटी एसिड्स 95% एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स इन एडिपोज टिश्यू। अब आते हैं फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन पे, और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के पहले एक एडिशनल स्टेप है एंड दैट इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट क्यों है? फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी की वजह से इनको ऑक्सीडाइज करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए पहले इनको एक्टिवेट करना पड़ता है सो दैट कि ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाए। और वो एक्टिवेशन कैसे होता है? फैटी एसिड्स पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और इस कार्बोक्सिल ग्रुप को कोएंजाइम A के साथ अटैच करते हैं। किसके साथ अटैच करते हैं? कोएंजाइम A के साथ अटैच करते हैं। सो जब फैटी एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप कोएंजाइम A के साथ अटैच होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनिमल सेल्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो फैटी एसिड्स आए स्टोर्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से या फिर डाइटरी फैट से, वो कहाँ पे आए? वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में आए। कहाँ पे आए? सेल्स के साइटोप्लाज्म में आए। अब इस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में
जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। बट फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में इजीली नहीं होता है। फैटी एसिड्स दो कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं? दो कैटेगरी के होते हैं। एक टाइप का वो फैटी एसिड्स होता है जिनका चेन लेंथ या तो 12 कार्बन का हो या फिर 12 कार्बन से कम का हो। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। मीन्स इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए नो ट्रांसपोर्टर। मीन्स वैसे फैटी एसिड्स जिनका चेन लेंथ 12 कार्बन का हो या 12 कार्बन से कम का हो, वो फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में विदाउट ट्रांसपोर्टर इंटर करते हैं। लेकिन दूसरा कैटेगरी जो है वो है वैसे फैटी एसिड्स जिनका चेन लेंथ 14 कार्बन का हो या 14 कार्बन से ज़्यादा का हो। इस तरह के फैटी एसिड्स के लिए ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। और उस ट्रांसपोर्टर को क्या बोलते हैं? और उस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं कार्निटीन शटल। क्या बोलते हैं? कार्निटीन शटल। मीन्स वैसा फैटी एसिड्स जिनका चेन लेंथ या तो 14 कार्बन का हो या 14 कार्बन से ज़्यादा का हो, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है और उस ट्रांसपोर्टर को कार्निटीन शटल बोलते हैं। सो जो फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है वो टोटल 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जो फैटी एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एडिनाइलेटेड होता है। एडिनाइलेटेड मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से अटैच होता है। और ये एमपी कहाँ से आएगा? ये एमपी आएगा एटीपी से। मीन्स यहाँ पे 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। सो इस स्टेप में क्या होता है? जो फैटी एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है एटीपी के अल्फा फॉस्फोराइल ग्रुप पे अटैक करता है। और जैसे ही अल्फा फॉस्फोराइल ग्रुप पे अटैक करता है ये पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। क्या होता है? पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। एंड फाइनली फैटी एसाइल एडिनाइलेट की सिंथेसिस होती है। और ये फैटी एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम से बॉन्ड होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम है। मीन्स एटीपी की यूज हो रहा है। अब यहाँ जो पायरोफॉस्फेट बने हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। क्या है? इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। अब यहाँ पे जो फैटी एसाइल एडिनाइलेट बना है मीन्स वैसा फैटी एसिड्स जिस पे एएमपी अटैच हो, तो इस फैटी एसाइल एडिनाइलेट पे कोएंजाइम ए का थियोल ग्रुप अटैक करता है। और कोएंजाइम ए का जो थियोल ग्रुप है ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। और जब कोएंजाइम ए का थियोल ग्रुप फैटी एसाइल एडिनाइलेट के कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है तो ये एएमपी रिलीज होता है और यहाँ पे कोएंजाइम ए अटैच होता है। और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज मीन्स यहाँ पे भी एनर्जी सोर्स का यूज हो रहा है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इस पायरोफॉस्फेट के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी यूजेस बाय दिस रिएक्शन। सो यहाँ पे अल्टीमेटली फॉस्फेट बॉन्ड का यूज हुआ 2, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 एटीपी का यूज हुआ। क्या हुआ? 2 एटीपी का यूज हुआ। एंड फाइनली फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना। बट ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है ये साइटोप्लाज्म में बना है। कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म में बना है। अब इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर होना है। बट ये ट्रांसफर इतना इजी नहीं है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कार्निटीन शटल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कार्निटीन शटल के थ्रू होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कार्निटीन शटल के थ्रू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल में बने हैं, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की टैगिंग होती है। किससे? कार्निटीन से।
किससे होती है? कार्निटीन से। कार्निटीन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से अटैच होता है और क्या बनाता है? फैटी एसाइल कार्निटीन। और ये जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है दैट इज CAT1। CAT1 स्टैंड्स फॉर कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। और ये एंजाइम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। CAT1 एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो CAT1 फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट करता है। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की एक खास बात है और वो खास बात क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये पोर्स बने होते हैं किससे? प्रोटीन से। और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पोरीन्स। और सो पोरीन्स से जो पोर्स बने हुए हैं उस पोर्स के थ्रू फैटी एसाइल कार्निटीन अंदर आता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और जब फैटी एसाइल कार्निटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आता है तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के टच में होता है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। इस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं एसाइल कार्निटीन ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? एसाइल कार्निटीन ट्रांसपोर्टर, या फिर सिंपली इसको कार्निटीन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली इसको कार्निटीन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। सो एसाइल कार्निटीन ट्रांसपोर्टर या कार्निटीन ट्रांसपोर्टर से फैटी एसाइल कार्निटीन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे एक दूसरा एंजाइम होता है और उस एंजाइम को बोलते हैं क्या? CAT2। CAT2 स्टैंड्स फॉर कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। अब ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 क्या करता है? जो फैटी एसाइल कार्निटीन आए हैं उसको कोएंजाइम ए से टैग करता है और ये फाइनली बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए एंड कार्निटीन रिलीज होता है और ये कार्निटीन फिर से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। सो फाइनली क्या हुआ? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया फ्रॉम साइटोसोल से, किसके थ्रू? कार्निटीन शटल के थ्रू। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साइटोसोल में भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए थे, यहाँ भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है इस शटल का? इस शटल का इम्पोर्टेंस ये है कि वैसा फैटी एसाइल कोएंजाइम है जो कार्निटीन से टैग हो जाएगा, दैट फैटी एसिड इज डेस्टिन्ड फॉर ऑक्सीडेशन। मीन्स वैसा फैटी एसिड्स जो कार्निटीन से टैग हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन के लिए डेस्टिन्ड होगा और वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। लेकिन जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है साइटोसोल में कार्निटीन से डेस्टिन्ड नहीं होगा, दैट इज यूज्ड फॉर लिपिड सिंथेसिस। किसके लिए? मेम्ब्रेन के लिए। दैट इज यूज्ड फॉर मेम्ब्रेन लिपिड सिंथेसिस। वो किस लिए यूज होता है? मेम्ब्रेन लिपिड की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्निटीन मेडिएटेड एंट्री है। क्या है? कार्निटीन मेडिएटेड एंट्री जो है फैटी एसिड्स का, इट इज ए रेगुलेशन पॉइंट। किसके लिए? फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इट इज द रेगुलेटरी पॉइंट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का ये रेगुलेटरी पॉइंट है। कार्निटीन मेडिएटेड क्या है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का रेगुलेटरी पॉइंट है। एक बार जब फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आया, दैट फैटी एसिड्स is destined for fatty acid oxidation. So this is all about sources of fatty acids, route by which they travel from sources to the sites of fatty acids, and finally activation of fatty acids. And in my next video I'll discuss fatty acids oxidation. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, let me know in the comment section.